मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। मेरा एक ऑयल और घी का कारोबार है। वो कहते हैं ना, कारोबार में कुछ अप डाउन्स आते हैं। मैं इनके साथ चला गया, साहब बैठे हुए दाढ़ी रख के, और मैं तो इनको ये कहूँगा कि जाली पीर। मैं भी कुछ इसी देर केस के सिलसिले में आई हूँ। बाबा जी ने मेरे साथ जो है वो चिटिंग की है। कि जरूरी नहीं था कि मैं तावीज़ात दे के लोगों को पागल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ या पैसा है। मुझे पैसे की तमन्ना नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा भाई अब आपके टोटल ना 3.5 लाख रुपए आपको और देने। तो इन साहब ने मुझसे कहा कि यार ऐसा मसला ये है कि आप पे ना कुछ कारोबार के सिलसिले में अमलियात आप पे कर रही है और वो आपको मरवाना चाहते हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। थैंक जी साहब, कि ये जो कहूँगा सच कहूँगा? जो कहूँगा सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिल मेरा नाम है सर। जी राहिल साहब, क्या मसला है? ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अरसे से मैं आपकी अदालत देख रहा हूँ प्रोग्राम। अच्छा, वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद राहिल है और मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ। न्यू कराची के इलाके में मेरा एक ऑयल और घी का कारोबार है। अबाउट सिंस 15 ईयर्स से वो चल रहा है। ऐसे शॉप है, डिपो है, गोडाउन है, क्या है? डिपो टाइप कह सकते हैं आप। ठीक है, डिपो टाइप। लेकिन कुछ लास्ट 2 ईयर्स से वो कहते हैं ना, कारोबार में कुछ अप डाउन्स आते हैं, होते रहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ डाउन की तरफ मेरा कारोबार चला गया, तो मैं बहुत परेशान था इस सिलसिले में। तो सोने पे सुहागा ये हुआ मेरे साथ कि बिल्कुल जैसा मेरा कारोबार था वैसे ही कुछ और लोगों ने बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड पर भी वही कारोबार शुरू कर दिया, खोल लिया। कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हो गया, और जाहिर है इससे थोड़ा बहुत कारोबार पे असर तो पड़ता है। लेकिन मैंने ये नोट किया कि मैं दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल बड़ा परेशान था मैं। अच्छा, मेरा एक शौक़ ये भी है जज साहब कि मैं डेली वॉक करने भी जाता हूँ पार्क में। वेरी गुड। तो मैं शौक़ क्या, आजकल तो ज़रूरत है जी, ज़रूरत है, हर आदमी को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात, ये मेरे सामने एक हजरत बैठे हुए हैं चश्मा लगा के। इनसे ऐसी जब इंसान कोई पार वगैरह में जाता है तो मुलाकात हाय हेलो हो ही जाती है, सलाम दुआ हो जाती है। तो वो सलाम दुआ को मैंने सिर्फ सलाम दुआ तक ही रखा, वो बात आई गई हो गई। उसके कोई तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैंने ये नोट किया कि ये साहब बाकायदा मेरा पार्क में वेट करते हैं। अच्छा, मतलब मैंने ये अंदाज़ा लगाया, अपने आप से खुद मैंने ये अंदाज़ा लगाया। तो बहरहाल मैं एक दफ़ा गया तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ज़ाहिर है वो जैसा आप कहते हैं ना कि फेज इन द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जी 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 जी, इन्होंने भी शायद मेरी रीडिंग पढ़ ली होगी। तो बहरहाल वो बात भी आई गई हो गई। और उसके 2-3 दिन बाद फिर ये अब मैंने ये महसूस किया कि मुझसे पहले पार्क में मौजूद है। अच्छा, यानी कि मेरे टाइमिंग से पहले ये बेंच पे बैठे हुए। अच्छा, मैं चूंकि राउंड लगा के आया तो इन्होंने मुझसे फिर हाय हेलो किया। मैंने भी इनसे हाथ मिलाया, कहने लगे कि मैं आपको देख रहा हूँ कि वाकई आप बहुत परेशान हैं। तो मैंने कहा चले, आम आदमी जब किसी से मिलता है वो कहते हैं ना कि अगर किसी को अपना दुख बयान कर दो, शेयर कर दो, एग्जॉस्ट करने से गम हल्का होता है। अगर खुशी होती है तो वो खुशी में इजाफा हो जाता है, और अगर गम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जाहिर है मैंने वो फराज का है ना ये क्या कि सबसे बयान दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। सही कहा आपने जैसा। और एक और भी है, वो कहता है हमने कहा न था किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। बिल्कुल सही। तो वही मसला मेरे साथ भी है। तो जज साहब ये हुआ कि मैं एक मतलब इंसानियत के नाते मैं बेंच पे बैठ गया। मैं कहा चलो 5-10 मिनट इनको दे देता हूँ। तो मैंने इनसे अपने कारोबार के मुताबिक ऐसे जिक्र कर दिया कि बड़ा हाँ कारोबार की वजह से कुछ परेशानी है मुझे। तो इन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप परेशान ना हो,
और हमारे पास एक मतलब बहुत आमिल पहुंचे हुए हैं। हालांकि जैसा मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखता बिल्कुल भी ना, रखना चाहिए भी नहीं, रखना चाहिए शिर्क होता है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने इनसे ऐसे शेयर कर दिया, मैंने कहा यार बस परेशानी है, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम मेरे साथ बढ़ गई है कारोबार को लेके। लेकिन ये सर मैंने नहीं, एक मिनट मुझे प्लीज आप इंटरप्ट नहीं करें, मुझे अपना नहीं कर रहे हो, गलत बयानी आपसे पूरा सुनेंगे, आप मौका देंगे, आएगी तो आप बात करिएगा, इनको अपना बयान करने दें। थैंक यू योर ऑनर। तो मैंने इनसे बयान कर दिया। अब इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूं, बल्कि मैं आपके साथ खुद चलूंगा। तो मैं हिम्मत करके इनके साथ चल दिया। यानी वो मेरी नाकामी की पहली सीढ़ी आप कह लें कि वो हो सकती है। अच्छा, मैं इनके साथ चला गया। ये जो साहब बैठे हुए एक दाढ़ी रख के, और मैं तो इनको ये कहूँगा कि जाली पीर है मेरी नज़र में ये। खैर इनका जिक्र तो मैं बाद में करूँगा, पहले इनका जिक्र मैं करवा दूँ। तो ये मुझे ले गया आस्थाने में। मैं जब आस्थाने में इनके गया तो मुझे आस्थाने पे, आस्थाने ही कह लें उसको, वैसे नाम तो उन्होंने बड़ा मॉडर्न रखा हुआ है, सैलून वाले बाबा। सैलून वाले बाबा, इसका नाम ही आप अंदाजा लगा लेंगे। सैलून एक तो हेयर कटिंग सैलून होता है, तो हमने तो यही सुना है कि सैलून वाले बाबा है। एनीवे एक श्रीलंका का सैलून भी है ना? यस, मे भी हो सकता है। तो जैसा मैं वहां गया तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया ना। अच्छा, तो इन्होंने देखा मुर्गा आ गया। जी जी बिल्कुल, मुर्गा आ गया। तो इन्होंने मुझसे बिल्कुल इनके आमने सामने हमें बिठा दिया और कहने लगे कि आप इनको अपना बताइए। वेरी गुड। आज दिहाड़ी लग गई है, आज दिहाड़ी लग गई है पक्की। दिहाड़ी क्या बल्कि दिहाड़ियां गई आप इसको। अच्छा, मुर्गा मोटा था? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने मुझसे पूछा क्या मसला है। तो मैंने इनको अपने कारोबार के मुतालिक बताया कि भाई तकरीबन 15 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ और अच्छा रन हो रहा था, लेकिन कुछ तकरीबन 1 साल से काफी मैं नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ग्राफ नीचे जा रहा है। जी हाँ, ग्राफ काफी नीचे गिर गया था और मेरे सामने वही कारोबार किसी और लोगों ने भी खोल लिया है। तो आप मेरी कुछ सिलसिले में थोड़ी सी कुछ मदद कीजिए, कुछ अपने इल्म के जरिए से। खैर इन्होंने उस वक्त तो मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से ना वेलकम जिसे कहते हैं ना किया। मैं समझ गया कि यार ये आदमी वाकई दाढ़ी भी है, इनकी टोपी भी सर पे सजी हुई है और वाकई ये मुझे चीटर नहीं लग रहे। होटल में जाओ तो वो ना वेलकम ड्रिंक देते हैं। यस यस, और वो पता नहीं फूल भी देते हैं शायद। फूल भी देते हैं, यस। अच्छा, तो इन्होंने बहरहाल मुझे फूल तो नहीं दिया, बहरहाल इन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, ये कह सकते हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये हुआ कि मैंने कहा भाई ऐसा मसला है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको ये तावीज़ दे रहा हूँ और आपने ये तावीज़ कुछ भी नहीं करना। अच्छा, सोते वक्त पानी में मिला के वो पी लेना है, इसमें कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। खैर मैंने घर पे जाके वो अपना जो सिलसिला था शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 15-20 दिन गुजरे। आजकल तो ये भी बताते हैं कि वो रूम टेम्परेचर हो या गर्म पानी हो या ठंडा हो। जी जी, वो आपको कौन सा पानी लेकिन बताया? मुझे इन्होंने बस खाली अपने ही पानी जो उनके आस्थाने में मौजूद था। अच्छा, वो पानी भी दिया? जी हाँ, बोतल भी दी? अच्छा 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 अच्छा। इतनी सी बोतल थी, उसमें कहा आप अपने जाके मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, आप अपने पानी में मिक्स कर लें? जी हाँ जी हाँ। खैर मैंने वो किया। तकरीबन 20-25 दिन के बाद मैं इनके पास फिर गया, क्योंकि ये साहब जो चश्मे वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे काफी इंसिस्ट किया कि यार आपको ना जाना चाहिए, आप उनके पास जाएं। 1 दफा नहीं, 2 3 दफा जाए। खैर मैं गया तो इन साहब ने मुझसे कहा कि यार ऐसा मसला ये है कि आप पे ना कुछ कारोबार के सिलसिले में अमलियात वगैरह बहुत गहरे असरात अच्छा किसी ने किए। हाँ। तो मैंने कहा तो वो नहीं बताया कि कब्रिस्तान से हड्डी? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, जैसा मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अब मसला ये है कि कारोबार आपका बहुत नीचे चला जाएगा। तो मैंने कहा अब इस सिलसिले में कुछ की, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड पकड़े, हमारे यहाँ का टाइम कम होता है। अच्छा, तो मैं ठीक है, इन्होंने तो बड़े दिन लगाए ना। जी हाँ। तो इन शॉर्ट ये कि इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके कुछ पैसे लगेंगे इस काम में। अच्छा, अब पैसों पे बात आ गई, जो मतलब एक असल मकसद की तरफ। असल मकसद जो होता है। तो बहरहाल मैंने इनसे कहा अच्छा ये बताएं कितने पैसे चाहिए। अच्छा, वो हमें बताइए ताकि हमारे तो इन्होंने नहीं, ये पैसों का जो स्टाइल था मांगने का, इन्होंने जरा तरीका रिपीट करें, तरीका मैं बता रहा हूं, आपसे सीखें। इन्होंने मुझसे बड़े सीरियस अंदाज में कहा कि अरे भाई मसला ये है कि आपका कारोबार बिल्कुल वेल सेट हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तमहीद बांध है ना। जी जी जी, वेल सेट हो जाएगा
और लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके 80,000 खर्च होंगे। 80,000 ओए होए। अच्छा, जैसा चले मैंने कहा कि चले कोई, उस वक्त मेरे पास मौजूद 40,000 थे तो वो मैंने इनके हवाले कर दिए। वो मेरी नाकामी की पहली सीढ़ी कह लीजिए आप। उसके बाद क्या हुआ, वक्फा लेते हैं आपकी तो इस सीढ़ी से ही वक्फा आ गया। ठीक है अगली सीढ़ी पे पता नहीं क्या होगा। अच्छा 80 की कॉस्ट थी, 80 पूरा कर दिया। अच्छा इन्होंने बताया कि वो 80 प्रोफेशनल फी है या इन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ ऐसे अमलियात मुझे करने पड़ेंगे जिसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। अच्छा आपने सामान के इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे? मैंने इनसे बिल्कुल नहीं पूछे। अरे आप पूछते तो आपको बताते आपको कि वो 200 साल पुराने। मुझे इन्होंने फर्स्ट टाइम इतना गिरफ्त में ले लिया था कि मैं बिल्कुल यूं समझ ले कि बहक ही गया था। अच्छा जी, तो पहली सीढ़ी पे जब पहुंचे 40,000 आपने दिए थे वक्फे से पहले, अब आप दूसरी सीढ़ी पे आए, फिर क्या हुआ? सीढ़ी क्या, बल्कि वो मेरी आखिरी सीढ़ी थी जैसा। मेरी आखिरी सीढ़ी थी। अच्छा उसके बाद स्लाइड आ गई? जी हाँ, फिर स्लाइड आ गया, मैं धड़ाम से नीचे ही आ गया फिर एकदम से। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि भाई अब मसला ये है कि मैंने उनको पैसे दे दिए। 40 तो गए ना? वो 40 दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने लाके इनको एक और 40 दे दिए पूरे 80 अकॉर्डिंग टू हिम के 80। अच्छा 80 की कॉस्ट थी, 80 पूरा कर दिया। अच्छा इन्होंने बताया कि वो 80 प्रोफेशनल फी है या इन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ ऐसे अमलियात मुझे करने पड़ेंगे जिसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। अच्छा आपने सामान के इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे? मैंने इनसे बिल्कुल नहीं पूछे। अरे आप पूछते तो आपको बताते आपको कि वो 200 साल पुराने। मुझे इन्होंने फर्स्ट टाइम इतना गिरफ्त में ले लिया था कि मैं बिल्कुल यूं समझ ले कि बहक ही गया था। नहीं वो कहते हैं कि ठट्ठे के कब्रिस्तान से हड्डी लानी है। कब्रिस्तान से हड्डियां। अच्छा 12 मैं इनके कमरे में पहुंचा जज साहब, तो मैं जैसे ही एंटर हुआ, एक तो बड़ा डरावना माहौल उस कमरे का, अंधेरा। अच्छा उस कमरे में पहले नहीं गए थे आप? मैं कभी नहीं गया था अंदर, कभी नहीं गया था मैं इनके, सिर्फ बाहर से जिनके फॉलोअर्स हमें मिलाया करते थे। अच्छा और बाहर वाले कमरे का माहौल बताइए। कमरे का माहौल बता रहा हूँ कि अजीब व गरीब, जैसे मुर्दा जानवरों की खाले में लटक रही थी वहां पे। अच्छा वो उल्लू के जो नाखून वगैरह ये लोग पागल जो बनाते हैं ना, कि रख देते हैं कि वाकई हमारा कुछ इस तरह का सिलसिला है, असरार डालने के लिए। उल्लू के नाखून? यस। अब उल्लू तो वो होता है जो आया हुआ होता है वहाँ। जी जी जी। अब इन्होंने 12 कैसे रखे ये तो आप इनसे पूछिएगा। हिरन की खाल कोई नहीं थी? हिरन की खाल मेरे ख्याल में लटकी हुई थी। वो भी थी ना? मैं भूल गया, वो ले आते हैं। हाँ अच्छा अब मैं जब गया ना तो इन्होंने मुझसे एकदम मुझे गौर से देखा और कहने लगे, अरे भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप जिंदा हैं। ओए। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगे भाई मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। मैंने कहा प्लीज आप बताएं, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, बताएं क्या हुआ है। कहने लगे भाई आपके साथ तो बहुत बुरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा क्या हुआ? कहने लगे वो जो आपके दूसरे जिन्होंने कारोबार, सामने वाले दुकानदार, उन्होंने आप पे मरवाने के पूरे अमलियात आप पे कर रही है और वो आपको मरवाना चाहते हैं। ओए। और मुझे तो हैरत है कि आप जिंदा कैसे हैं? वो 80,000 की वजह से जिंदा है। जैसा मैं, जाहिर है एक आदमी जब ये सुनेगा और इतना अंधेरा माहौल कमरे का, ये वो खाले वगैरह, मैं वाकई थोड़ा सा डर भी गया। तो मैंने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? कह लगे मैं इस तरह इनका एक्शन था, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपको ना बचाऊंगा, मुझसे इन्होंने ये कहा। अब बचाने के कितने पैसे? अच्छा चले ना, टाइम कम है। अच्छा इन्होंने कहा भाई अब आपके टोटल ना 3.5 लाख रुपए आपको क्विक 3.5 लाख रुपए आपको और दे रहे। अच्छा 3.5 लाख जिंदा रहने के? 3.5 लाख रुपए जिंदा रह गए। मैंने 12, ये तो पूरा बाईपास ऑपरेशन की फीस है। ऑपरेशन की फीस है। मैंने 12 वो कुछ कह लेगा अपने कारोबार को एक तरफ रखे, पहले अपनी जान बचाने की फिक्र करें। मैंने इनको वो पैसे दे दिए। जैसा मेरा केस सिर्फ ये है 3.5 लाख और दे दिए तकरीबन 1 महीने के बाद इनको दे दिए मैंने। अब इनका मैं आपके पास जो केस लेकर आया हूं वो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो मेरे पैसे वापस दिलाए जाए या इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ताकि वो सब मासूम लोग इनके शर से बच सकें। नहीं तो मतलब आपके पैसे तो पूरे हो गए ना, आप अभी तक जिंदा हैं। मैं अगर नहीं दिए होते तो अभी तक मर गए होते। नहीं जिंदा तो नहीं होता, ये काम तो इन्होंने नहीं किया ना। बोलो ये जीना भी क्या जीना, ये जीना भी क्या जीना है। अच्छा जी। तो मोहतरमा आप क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जज साहब, मेरा नाम फौजिया बेगम है। जी जी। और मैं भी कुछ इसी तरह के इन्हीं बाबा जी की विक्टिम है। जी जी, मैं भी कुछ इसी केस के सिलसिले में आई हूँ। बाबा जी ने मेरे साथ जो है वो चीटिंग की है। ओ माय गॉड। जी बताइए, औरतों के साथ तो ज्यादा होती है जी। ये तो पता नहीं कैसे फंस गए, हालांकि अच्छे खासे पढ़े लिखे चश्मे वाले बंदे हैं। साहब, ये सिर्फ एक केस आपके सामने, इन जैसे पता नहीं कितने होंगे। नहीं, वो तो मुझे आइडिया है ना सर, वो तो अच्छा हुआ आप आ गए हैं। दिस इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आप बताइए जरा। माशाल्लाह मेरे शौहर हैं, उनका फर्नीचर का कारोबार है और अच्छे खासे भी खाते पीते हैं, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। लेकिन जैसे साहब मेरी आप कैसे ट्रैप हुई? मेरी जैसे साहब मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरी बेटी है, माशाल्लाह खूबसूरत है, तालीमी याफ्ता है, सब कुछ है। बस एक मसला ये था कि उसका रिश्ता जो है वो नहीं हो रहा था। सारी माँ इस बात पे फंस जाती हैं। क्या करें, माँ हर माँ ये देख रही है प्रोग्राम में, समझ गया मेरे साथ क्या है। माशाल्लाह सब हर चीज है हमारे पास, किसी चीज से कमी नहीं है। लेकिन जैसा बात दरअसल ये है कि जब मैं इतनी परेशान थी कि रिश्ते तो उसके आ रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ के, और एक रिश्ता ऐसा था जो बार बार आ रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, ना मेरे शौहर का दिल मान रहा था कि मैं ये रिश्ता कर दूं। क्योंकि वो ना कोई काम करता था, ना कोई कारोबार करता था, ना कोई नौकरी करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन वही रिश्ता आ रहा था। लिहाजा मैं इस सिलसिले में बहुत परेशान थी। हमारे पास जो रिश्ते वाली रिश्ता लेकर आती थी, उन्होंने मुझे इतनी परेशानी के आलम में ये कहा कि एक बाबा जी हैं जो सलोन के नाम से जो इनका है, तो आप चले वहां पर, शायद एक कोई हो जाए। लेकिन मैं इन बातों पे जैसा आप यकीन नहीं रखती। लेकिन अब चूंकि जाहिर सी बात है, बच्ची का मामला है, हर माँ ये सोचती हो सकता है कोई मसला हल हो जाए, शायद है कि कोई अल्लाह के कलाम में कोई ताकत से मुझे कुछ और हो जाए। हालांकि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं करती रहती हूँ, लेकिन हो सकता है कोई मसला इस चीज से भी हल हो जाए मेरा। तो लिहाजा मैं उस औरत के कहने से इनका पास चली। देखें, ये ईमान की कमजोरी है। आप नमाज पढ़ती हैं, आपकी अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग है, तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। हमने एक किस्सा हमारा टीचर सुनाया करता था कि कोई बादशाह था, उसका कोई दोस्त था। तो वो एक दिन बादशाह को मिलने के लिए गया, तो बादशाह के बंदों ने उससे कहा कि थोड़ी देर बैठ जाएं। वो बड़ा हैरान हो गया कि भाई बादशाह ने तो कभी मुझे बिठाया नहीं, तो आज बिठा दिया। तो उसने छुप के देखा कि बादशाह कर क्या रहा है। तो बादशाह अपने बेडरूम में नमाज पढ़ के अल्लाह से गिड़गड़ा के बड़ी दुआ मांग रहा था। तो इसने वो दुआ सुनी और वो बाहर से वापस चला गया। तो बादशाह जब नमाज से अपनी दुआ से फारिग हुआ तो उन्होंने कहा, भाई बुलाओ, मेरा दोस्त किधर है। उन्होंने कहा, साहब वो तो हमने कहा यहाँ तशरीफ रखे, और वो चले गए। बादशाह को ये हुआ कि शायद वो नाराज हो गया है। तो बादशाह ने उसको ढूंढवाया और उससे पूछा कि भाई आप आए थे और फिर आप मिले बगैर चले गए, नाराज हो गए, क्या मसला है? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं बड़ी परेशानी में था और आपके पास कोई मदद देने आया था। तो मैंने देखा कि आप तो खुद अल्लाह से मांग रहे हैं, तो मैं कहा मैं भी मांग लेता हूँ, तो मैं इसलिए चला गया। तो आप देखें, ये कहानी है या जो भी है, इसमें नसीहत कितनी बड़ी है। एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर टेकअप करते हैं। ये साहब सर मेरे पास आए, इन्होंने अपना मसला बयान किया। इनका घी और तेल का कारोबार है। मैंने इनको सर बताया, मैं कुछ आपको अमलियात बताऊंगा, तावीज़ात दूंगा, आपका मामला हल हो जाएगा। उसके बाद ये साहब मुतमईन हो गए, मैंने इनसे पैसे भी लिए। लेकिन बाद में मुझे मेरे इल्म से पता चला कि वो शख्स जो इनके मद्दे मुकाबिल सामने बैठा हुआ है, वो शख्स इनकी जान लेने के चक्कर। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आपको कारोबार को छोड़े, मुझे तो आपकी जान का मसला हो गया। तो वक्फे से पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई, अब पता नहीं अल्लाह जाने सच्ची है झूठी है, लेकिन हमने बचपन से सुनी है। तो बादशाह जो था वो उसका दोस्त चला गया और उसने कहा आप तो खुद अल्लाह से मांग रहे हैं, तो मैं भी डायरेक्ट मांग लेता हूँ, ठीक है ना? बेशक इसमें कोई शक नहीं है जैसा साहब, मैं तो अरसे से नमाज पढ़ती आ रही हूँ, अरसे से करती हूँ। जब भी मेरे शौहर आप जब नमाज पढ़ के दुआ मांगती हैं, कारोबार है घर में, हर चीज की यकीन से मांगा करें कि अल्लाह सुन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वसीले से अल्लाह हमें दे भी तो रहा है, हमें सब कुछ दिया, बस एक बिल्कुल दे रहा है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा एक आदमी लालची हो जाता है, थोड़ा सा, हाँ बस ये ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि कुछ मसला वाकई में हो, कुछ ऐसा जो ये हल कर सके। इस वजह से मैं इनके पास चली गई
और इनको मैंने अपना सारा किस्सा बयान कर दिया। लिहाजा इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 2 दिन का वक्त दे दें, मैं फिर 2 दिन के बाद आपको बताता हूँ। 2 दिन के बाद फिर मैंने मुझे तो याद नहीं रहा, मैं भूल गई, इन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। 2 दिन बाद इन्होंने मुझे खुद कॉल करी, उन्होंने मुझे इस तरह की कहानी बताई कि कोई खातून है, कोई ऐसी खातून है जिन्होंने आपकी बेटी में बहुत शदीद किस्म का अमल किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते के ऊपर रुकावट डाली हुई है, ब्लॉक किया हुआ है, बंदिश, लाल दायरा लगा हुआ है। अच्छा, बंदिश। जी वो इस तरह की कुछ इन्होंने बयानात करे और इस तरह के करे कि मैं इतनी खौफजदा हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मासूम बच्ची के पीछे कौन पड़ा है। तो मैंने ज्यादा इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कि एक खातून है जो ऐसे ऐसे हुलिये की है, इस तरह की है, इस तरह की है। जो इन्होंने हुलिया मुझे बताया, जो चीजें इन्होंने मुझे बताई, मुझे बिल्कुल एकदम मेरा दिमाग चला गया कि तो मेरी नंद, बिल्कुल मेरी नंद की तरह। तो मैं तो इसी चीज को सोचने लगी, शायद है कि मेरी नंद हो सकता है थोड़ी जेलिस होती हो, मेरे पास ज्यादा सब कुछ है, हर चीज है, हालांकि मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं कि मेरी कोई उनसे झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा शायद हो सकता है कुछ जेलिसी हो। तो बिहार मैंने इनसे कहा कि इस चीज का कुछ भी करे, खत्म करे इस चीज को, मेरी बच्ची की शादी करवा दे। तो इन्होंने मुझे कहा कि इस सिलसिले में मैं इतना पैसा आपसे लूंगा, 80,000 रुपए। इन्होंने मुझसे सिर्फ कहा कि रिश्ते के लिए कर रहा हूँ मैं, फिलहाल रिश्ते में लेते ही सर इतना ही है, 80,000 का इन्होंने मुझे कहा। 80 का टीका लगाते हैं पहला, फिलहाल मेरे पास, उसके बाद पूरी बोतल फिर है। जी मेरे पास कुछ 40-50 हजार थे, जैसा आप मैंने इनको कहा। फिलहाल इनके पास भी 40 ही थे, बस 40-50 हजार मैं इनको दी, क्योंकि मैं जरूरतमंद हूँ, मैं तो चाहती हूँ, हर माँ चाहती है, हर माँ यहाँ की जितनी भी माएँ हैं वो यही सोचेंगे हमारी बेटी की शादी हो जाए, घर बस जाए। तो वही चीज मैंने भी सोची, शायद हो सकता है इससे मेरे बच्ची का मसला हल हो जाए। मैंने इनके वो 50,000 भी दे दिए। रिश्ता जो बार बार जो आ रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक ही बंदे का, तो बार बार वही आ रहा था। मैंने इन्हें कहा कि मौलाना साहब ये मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो है, चले आगे जल्दी करें। लेकिन इन्होंने वही रिश्ते को जिद करी मुझसे कि कर दें, इसको हम संभाल लेंगे, हम इसको ऐसा कर देंगे कि आपको घर दामाद तक। हालांकि घर दामाद की हमें चाहिए नहीं, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची तो इकलौती है, मेरे पास जो भी कुछ है, घर है, बाहर है, गाड़ी, सब उसी का है। तो मैंने इनको कहा कि सब कुछ उसी का है, मुझे जरूरत नहीं है घर दामाद। लिहाजा ये कि लेकिन इन्होंने फिर वो शादी मैंने कर दी, मेरी बच्ची की शादी उस जगह हो गई। लेकिन साहब बच्ची मेरी इतनी परेशान है, वो उसको मारता है, उसको पीटता है, उसको ऊपर तशद्दुद करता है, वो उसको इतना रुलाता है, हर महीने आ जाता है कि 1 लाख दे दो, 80,000 दे दो। किस चीज के मैं 80,000 1 लाख दे दूं? मैंने घर भी बेटी को दिया, गाड़ी भी बेटी उसका को दिया। मसला हम अलग से हल कर देंगे। जी अब ये मौलाना का मसला क्या है? कम से जैसा मुझसे इस सिलसिले में मैं वापस इनके पास गई तो इन्होंने और पैसे मुझसे ले लिए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए मुझसे ले। अच्छा, उसको सही करने के? जी, उसको सही करने के लिए, और उसको सही नहीं और आपने दे दिए? और मेरे दे दिए हैं। मेरे घर के अंदर मेरे शौहर भी परेशान हुए हैं, बच्ची मेरी वापस आ गई है, वो बैठी हुई है, और मेरे शौहर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी नंद के साथ भी मेरे झगड़े हो गए इसी सिलसिले में कि मैं समझी शायद वो मेरे पर वाकई कुछ अमल कर रही है। इनके कहने से मेरे उसके ऊपर। चले मैं जरा साहब, आप ये बिल्कुल सही नहीं है जी साहब, ये बिल्कुल सही आदमी नहीं है, ये मुझे जाली पीर लगते हैं, ये लोगों को फ्रॉड करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना उनको देखते हैं, उनको खींचते हैं, और उनके साथ ये ना पैसा लेकर ये उनके साथ इस तरह करते हैं कि उनको लूट लेते हैं। अभी देखते हैं इसको। हाँ जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इस पे ग्रामी हुजूर? जी साहब, मेरा नाम शुजा है। शुजा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सैलून वाले बाबा के नाम से मशहूर। सैलून वाले बाबा, ये कौन सा सैलून है? ये जो हेयर ब्यूटी कलर सैलून होता है, या ये श्रीलंका में? श्रीलंका में सैलून है। अच्छा, ये वो है। अच्छा, कोई श्रीलंका में ये नहीं, यहीं की पैदावार है सर। ये मनोड़े भी नहीं गया होगा, लेकिन मनोड़े भी नहीं गए, यहीं पे ये श्रीलंका का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई श्रीलंका नहीं है। ये इधर बैठे बैठे ही श्रीलंका हो गया साहब। असल में मुझे शुरू से ही आमिल बनने का शौक था माशाल्लाह। इस सिलसिले में मैंने बहुत सी किताबों का मुताला भी किया। फिर मुझे ये आपको शौक कौन सी उम्र में हुआ? ये सर काफी टाइम हो गया मुझे। कितना? 20 साल पहले। 20 साल पहले भी तो आप काफी बड़े होंगे, 40 साल के होंगे तकरीबन पहले। जी सर, सर इस सिलसिले में श्रीलंका भी गया। अच्छा, वाकई गया श्रीलंका? जी, वहाँ गया मैं। तो नहीं। अच्छा, चले। वहाँ पे एक सैलून वाले बाबा मशहूर थे। ये सैलून वाले बाबा का पता किसने बताया आपको? ये सर किसी शख्स ने बताया था मुझे कि आप वहाँ जाएं, आपका अमल वहाँ जाके ही पूरा होगा। अच्छा, इस सिलसिले में वहाँ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ सर फिर मैं कराची आया और मैंने यहाँ एक छोटा सा आस्थाना खोला अपना। लेकिन सर मैं वहाँ क्या किया आपने सैलून? वहाँ सर मैंने उन बाबा की खिदमत की, उनसे अमल सीखा,
और फिर उसके बाद में ट्रेनिंग लेके फिर वो बाबा किस तरह की खिदमत देते थे? अमलियात बताते थे। अच्छा, नहीं अमलियात वगैरह बताते थे, तावीज़ात लिखने का तरीका बताते थे। फिर मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। फिर मैं यहाँ वापस पीना सीखा या इल्म नहीं सर, अमलियात सीखे मैंने, चिरम पीना नहीं सीखा। उनसे अमलियात सीखे जी। अच्छा, तावीज़ात वगैरह बनाना सीखे, अमलियात सीखे, उनका पढ़ाई का कोई तरीका था वो सीखा। और जो गुर होते हैं इसके, गुर मतलब शीशे में कैसे उतारना है? जी जी सर, ये गुर दिखाए ना हमें, 2-3 बताएं क्या गुर थे? बहुत सारे गुर थे सर उसमें, बस क्या बताऊं मैं आपको। अंधेरे में बैठ के तावीज़ात लिखा करते थे सर। मेरा आप यकीन जाने, मेरा जो मकसद था वो मनफी नहीं था, मस्बत था। कुछ चीजें मस्बत भी थी उसमें। ये जरूरी नहीं था कि मैं तावीज़ात दे के लोगों को पागल बनाऊं, ये करूं वो करूं या पैसा ऐटूं। मुझे पैसे की तमन्ना नहीं है, ना मेरे बीवी है ना बच्चे हैं। लोग आते मेरे आस्थाने। अच्छा, नहीं तो फिर आपने यहाँ कराची में आके फिर एक आस्थाना खोला? जी हाँ, मैंने आस्थाना खोला। और ये साहब जो बैठे हैं ये किसी के तवस्सुस से मेरे पास आए। ये इनके तो तवस्सुस से आए ना? जी इनके। तो ये मेरे पास आए, इन्होंने अपना मसला बयान किया कि इनका ये जो बंदे होते हैं ये आपने एजेंट रखे हुए होते हैं? नहीं सर, मैंने एजेंट नहीं रखे थे। ये खुद असल में कुछ एजेंट नहीं होते, ये बिल्कुल इनके साथ ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझसे पहले पार्क में मौजूद होते थे ये घेर घार के बंदे लाते हैं? जी हाँ। अच्छा जी। और ये फिर छुरी फेर फाड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं? अच्छा। ये साहब सर मेरे पास आए, इन्होंने अपना मसला बयान किया। इनका घी और तेल का कारोबार है। मैंने इनको सर बताया मैं कुछ आपको अमलियात बताऊंगा, तावीज़ात दूंगा, आपका मामला हल हो जाएगा। उसके बाद ये साहब मुतमईन हो गए। मैंने इनसे पैसे भी लिए, लेकिन बाद में मुझे मेरे इल्म से पता चला कि वो शख्स जो इनके मद्दे मुकाबिल सामने बैठा हुआ है, वो शख्स इनकी जान लेने के चक्कर में। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आपको कारोबार को छोड़े, मुझे तो आपकी जान का मसला हो गया। मुझे इल्म ने बता दिया आपको? जी, मेरे इल्म ने मुझे बताया कि वो सैलोन वाला इल्म था। ठहरो, श्रीलंका से आया इल्म? अच्छा, वो मेरे इल्म ने मुझे बताया। तो मैंने इनको कहा कि भाई आपको जान का मसला है, तो आप ये कि मुझे मजीद पैसे दें, मैं आपके मतलब ये आपकी जान बचाऊं। आपकी जान बचाऊं। और सर आप देखें ये सामने बैठे हुए बच गए, उसी वजह से बैठे। उसी वजह से? अगर ये 3.5 लाख नहीं देते तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बेशक अल्लाह की जात है बचाने वाली, ये मैं नहीं कह रहा सर। हाँ। मैं कह रहा हूँ लेकिन आपके वो 3.5 लाख रुपए ने इनको बचा दिया। जी, ये कह सकते हैं आप। अच्छा। वो क्या अमल था जो आपने आधी रात को किया? ये सर असल में कुछ अमलियात रात में, दिन भर मेहनत होती है, रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तावीज़ात बनाते हैं, बहुत सारा सामान आता है। सामान महंगा सामान होता है। क्या ज़ाफ़रान होता है? ज़ाफ़रान भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। कुछ हड्डियाँ होती है, हड्डियों पे भी अमल करते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं। ये हड्डियाँ कहाँ से आती हैं? जी सर, हड्डियाँ कहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, हड्डियाँ भी मिल जाती हैं, वो हमें दे जाते हैं लोग। तो उस पर मैंने अमल किया तो इनकी जान बची। बैठ ये गोर कनों के साथ आपकी डायरेक्ट डायलिंग होती है? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उनके पास जाते हैं, कब्रें खोद के ले आते हैं? जी सर, पुरानी हड्डियाँ निकाल के, पुरानी कब्रों से निकाल लेते हैं। ये बैठे हुए देखे, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। तो आप मेरे पास क्यों आए? मैं आपके पास मेरे पास। ये जो आपके कारंदे बैठे हुए ना, ये मुझे घेर के लेकर आए थे। मैं से एक दफा लेकर गया था। और बात सुनो, एक दफा लेकर गया था। ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये आदमी इनका कारिंदा कह ले, एजेंट कह ले, ये इनसे मिला हुआ है। तो इसको 80,000 में कितनी कमीशन मिली होगी? पूछ लें आप इनसे। मेरे ख्याल में लाख तो मिल गए होंगे, 3.5 लाख रुपए से एक। अच्छा, 3.5 आगे भी किस्त है ना? जी हाँ, इनका भी था। आपका भी मुझसे तो इन्होंने दोबारा पैसे मांगे थे। इन्होंने कहा कि अभी जो मैंने मसला आप बच गई ना दोबारा से? नहीं, दोबारा ये कि मैंने कहा कि मेरी बच्ची जो वापस आई हुई है, जो रो पीट के वापस आई है, जो मेरे घर में मेरे एक वक्फा लेते हैं फिर सुनते हैं आपके दोबारा पैसों वाला। उन्होंने कहा था इनकी इकलौती बेटी है तो सब कुछ तो भी अल्लाह का दिया हुआ इनका है। आप भी बाबा की हिमायती हैं, मुवक्किल हैं। बाबा की हिमायती नहीं, जो सच है बाबा जो सच है वो मैं कह रही हूँ, जो सच है वो मैं कह रही हूँ। ये मेरे सामने आई थी। आप बाबा के साथ कस्टमर कस्टमर जैसे ये आई थी वैसे हम भी आए। आप भी आए थे, आपका काम हो गया? हमारा काम हुआ, मेरी दोस्तों का काम हो, जिन जिन को मैं लेकर आई हूँ सबका काम हुआ। जिस जिसको आप लाती है उसका काम हो जाता है। अच्छा, तो वक्फे से पहले आपसे जिक्र हो रहा था
तो आपने कहा आपसे 1.5 लाख रुपए और मांगे। अच्छा 1.5 लाख तो आप दे चुकी हैं? दे चुकी। अच्छा मजीद मांगे तो आपने कहा कि मैं किस चीज के दूं? जी मुझसे इन्होंने मेरी, क्योंकि घर में भी झगड़ा और लड़ाई सब कुछ शुरू हो गया, मैंने अपनी नंद के ऊपर शक किया था। नंद मुझसे खफा हो गई जा रहे बातें, उसने मेरे शौहर से शिकायत कर दी, शौहर से शिकायत करी, इस सिलसिले में दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। और जिन्होंने कभी चूप भी नहीं करी थी 22 सालों में, उन्होंने अब मुझसे इतने झगड़े शुरू कर दिए कि घर के बर्तन तोड़ने लगे हैं, घर में चिक होने लगी, लड़ाई। और मैं ज़हनी तौर पर इतनी परेशान हो गई, मैं दोबारा इनके पास गई। मैंने इनसे जब दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि अब वो बड़ा मसला हो गया, अब बड़ा मसला हो गया कि जी अब ये करने के लिए मुझे और पैसा चाहिए, 1 लाख अब हस्बैंड को ठंडा करने के लिए 1 लाख रुपए और चाहिए। उनके कारोबार के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए अभी और पैसा चाहिए। अब जैसा आप मुझे ये बताएं कि हम इनको पैसे दिए चले जा रहे हैं और ये हमारे मसले हल नहीं हो रहे। मेरा तो बिल्कुल मसला हल नहीं हुआ। चस्का डाल दिया ना उसको। जी मुझे तो बिल्कुल आपने बीसी डाल दिए। मुझे ये मुझे बिल्कुल चीटर लगता है। इनकी देखिए शक्ल से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आलिम नहीं है। जो भी इन्होंने चीजें मुझे बताई थी वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती और मैं इस बात से खफा हूं। लेकिन अगर मेरा पैसा चला जाता तो भले ही चला जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इनको सजा जरूर होनी चाहिए, इनका काम सही करना चाहिए। इनको सजा होनी चाहिए। ऐसे जितने भी इस तरह के आलिम हैं, इस तरह के धोखेबाज हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपकी तो यहाँ पे जुबान चल रही है, तो घर पे क्या चल रही होगी आपकी जुबान? जैसे आप अगर जिसकी बेटी जवान है, जिसके साथ ये बीतेगी, बोल नहीं रहा, बार-बार तो आप यूं कह रहे हैं ना बिल्कुल कोई नहीं कारिंदे नहीं। जैसे मैं आपको लेकर गया था, मुझे भी कोई लेकर गया था। जब जैसे मैं आपको लेकर मुझे भी कोई लेकर गया था, मेरे भी मसले थे। कोई नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं, मुझे आपका काम इनसे था, मुझसे नहीं था। मैं आपको एक दफा ले गया, आप दोबारा खुद गए थे, अपने खुद करे थे, खुद अपने पैसे दिए थे। आप गलत बात नहीं करें, आप गलत बोल रही है। आप चाहती थी, आप बाबा के पास इसलिए आई थी कि आप चाहती थी आपको घर दामाद मिले। अच्छा इनकी जरा बात सुने। हाँ खातून, आपने अपनी बेटी को अगर दहेज दिया तो उसकी सहूलत के लिए। आपकी बेटी आगे से अपने शौहर को अगर बार बार कहेगी कि मैं तो अपने इतना में दहेज लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, मैं बंगला लेकर आई हूँ, तो किस आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? आप बताएं। आप एक पुतला चाहती थी, आप दामाद नहीं चाहती थी। जी नहीं, आपकी गलतफहमी है। नहीं तो मैंने अपनी बेटी को फ्लैट में दिया है, घर में दिया है, अलग रहने के लिए सब अल्लाह की मेहरबानी है। मेरे पास वसीला दामाद नहीं आया ना, मैंने उसको बुलाया है अपने पास। ये बात अच्छी तरह जानते हैं। बल्कि ये घर दामाद की मशवरे तो ये मौलाना साहब खुद मुझे दे रही है, जो आलिम बैठे हुए ये खुद मुझे दे रहे हैं। घर दामाद बना दूंगा मैं, ऐसा कुछ अमल पढ़ूंगा कि वो लड़का घर दामाद बन के आए। मैंने मना कर दिया, जैसा हमें नहीं चाहिए, हम अपने सर पे क्यों लेकर आए? मैं बाबा ने दामाद उठा के लेकर आ जाऊं ताकि लोग मेरी पर जैसे ये औरत बात बना ऐसे और लोग मेरा पूरा खानदान बनाएगा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जो भी कुछ दे रही हूँ हकीकत है अपनी बेटी का। हर माँ बाप अपनी बेटी को देता है, गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी को देते हैं, हर कोई अपने साथ बेटी को देता है। इन्होंने कहा था इनकी इकलौती बेटी है तो सब कुछ जो भी अल्लाह का दिया हुआ इनका है। आप भी बाबा की हिमायती हैं, मुवक्किल हैं। जी बाबा की हिमायती नहीं, जो सच है बाबा जो सच है वो मैं कह रही हूँ, जो सच है वो मैं कह रही हूँ। ये मेरे सामने आई थी, बाबा के साथ कस्टमर नहीं, जैसे ये आई थी वैसे हम भी आए। आप भी आए थे, आपका काम हो गया। हमारा काम हुआ, मेरी दोस्तों का काम हुआ, काफी जिनको मैं लेकर आई हूँ सबका काम हुआ। जिस चीज को आप लाती है उसका काम हो जाता है, तो जैसे इनका काम हो गया। काम तमाम हुआ है, ये गलत बयान है। काम हो जाता है, सॉरी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा बाबा जी आप काम करते हैं, काम उतार देते हैं। नहीं जी, हम पैसे लेंगे, नोट लेके दिखाएंगे तो वो सबका काम हो जाएगा। तो आपकी ये तो खुद ये क्या कर रही है, काम तमाम हो गया सबका। इनको इसकी तनख्वाह मिलेगी, दोनों को तनख्वाह मिलेगी। साहब अभी इतने इल्जामात ये मुझ पे लगा रहे हैं। अभी आपने फरमाया था कि वाक बहुत जरूरी है, तो जिस तरह का तेल और घी ये बेच रहे हैं ना, उसके खाने के बाद तो लाजमी। आपको कैसे पता चल गया? हमें पता है। आपको कैसे पता चल गया? जिस तरह आपको हमारे बारे में पता चला, हमें तो आपके बारे में लोगों के जरिए पता चला। हमने आपका काम किया है, पैसे लिए तो काम किया है कि हम किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। आपके तो इल्जाम है ना, तो आप इस तरह की बातें करेंगे। ये बताओ, जैसा आप जहाँ पर कारोबार करते हैं, इनको 2 दिन पहले नोटिस मिला है। ये नोटिस की कॉपी मुझे मार्केट कमेटी ने दी है। जो इनको मिला, इनके रवैये की वजह से दुकान बंद होने वाली थी। ये इनका सच है झूठ है, ये कॉपी इनके पास मौजूद है या नहीं है? अमलियात से नोटिस रुकवाया नहीं? ये रुकवा दिया। अभी की बात है, 4 दिन पहले की, यहाँ पर आने से पहले की बात है। क्योंकि जब मैं तहकीकात करी जाए इनका कारोबार क्यों नहीं चल रहा, तो पता चला इनको तो नोटिस मिला है इनके रवैये की वजह से। इनको दुकान बंद करने वाली थी। तेल का काम करते हैं, हुलिया देखे सर, नहीं तो बाबा काम करते हैं, ये खुद फ्रॉड है सर। नहीं मगर बाबा तो नोटिस देने वालों को भस्म कर देते हैं ना।
नहीं सर, हमारी जो जो मोहसिन है वो पैसे वैसे नहीं लेते, शुरू में कुछ भी नहीं लेते। जब अमलियात होते हैं, कुछ चीजें मंगवानी होती है, जैसे जाफरान हो गया, कुछ भी हो गया, तब वो लेते हैं। लेकिन वो भी जायज तरीके से लेते हैं और काम भी करते हैं। इनका काम भी तो करा है, उनकी शादी करवाई है, उनका कारोबार चलवाया है, शादी करवाया अल्लाह की तरफ से। और ये शादी जिस तरह करवाई, तुम्हारी बेटी का कसूर है ना, इन्होंने बेटी का कसूर है, बेटी समझा दे क्या कर रखा है। ये मौलाना, ये अल्लाह, ये झूठे हैं, सब अल्लाह की तरफ, ये झूठे हैं, नोटिस भी झूठे हैं। जो शादी को मिला है, जो आज यहाँ पर खड़ा है, शामिल है, आपको भी मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप भी प्लीज बोलने का मौका तो दे, आपको मौका दे रहे हैं। ये अभी कह रही है कि इन्होंने कुछ फूक दिया, कुछ कर दिया, अमलियात कर दिया कि जुबान बंद हो गई। अगर ऐसा बाबा करते तो आप यहाँ नहीं बैठी हुई, तो आपकी जुबान बंद कर चुके हैं। वो तो देने में नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे बेशक हमें भी अल्लाह पे भरोसा। आप जैसी औरत बिल्कुल, आप क्यों इन पे भरोसा होगा जो आप इनका साथ दे रही है। गलत बात नहीं, आप गलत कर रही हैं, आप हैं बिल्कुल चीटर, आपको कमीशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। सही हम कर रहे थे, ये दुआओं के चाहिए होते हैं। जैसे आपको कोई मसला, हमें कोई मसला था, हमें किसने भेजा था, हम अपने दफ्तर नहीं गए थे, हमें पता है। अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपकी जेब गर्म हो जाएगी, आपका घी जाली। सुनिए, अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, आपने भी सारे कराची की दीवारों पे लिखवा दिया अपना सैलून वाले बाबा? नहीं, मैंने लिखवाया नहीं है, मैंने नहीं लिखवाया। नहीं, लेकिन इरादा तो है ना। लेकिन मेरे मतलब ये सब जरूरत ही नहीं है, ये नेक शरीफ इतने इनको सब पता है। व्हाट्सएप कोई जाली नहीं है। ठहरे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? नहीं, किसी पे नहीं कर रहा मैं, लोग SMS पे खुद ही मेरे पास आते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं मनफी काम नहीं करता, मस्बत काम करता हूँ। मकसद ये इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तो बाबा जी क्या हकीकत बताइए, आपको पता है, आप खुद जानते हैं कि आप गुनाहगार हैं और चीटर हैं। इन्होंने मान लिया ना कि इन्होंने पैसे लिए हैं, मान तो लिया है। हमने तो चलो यही बड़ा हम पर एहसान किया कि आपने मान लिया कि आपने पैसे लिए। हाँ, पैसे लिए, काम भी किया है। ये तो माना, कौन सा काम किया है? इनसे पैसे लिए तो काम भी किया है। सिर्फ चीटिंग की आपने। एक ही काम किया है। मेरी बच्ची तो वापस आके बैठी हुई है, मैं क्या कहूँ अभी? जुबान की वजह से, जैसे तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है। नहीं, कोई मेरी बच्ची की जुबान गंदी नहीं है। नहीं, कुछ उसका रवैया गलत है शौहर के साथ। अब उसको वापस भेज देंगे, पैसे लगेंगे। मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी है बाबा जी, उसको वापस भेज देंगे। लेकिन जैसा पैसे तो होंगे, जब अब उसको वापस मेहनत करेंगे तो पैसे भी लेंगे। मुझे भी ऐसे लगता है और पैसे लेंगे। अभी इन्होंने वापस भेजेंगे। आप अपनी बेटी को समझाएं। कुछ किया ऐसा है कि प्लान बना दिया पूरा। उससे आधे दामाद को दे दे तो 5 लाख रुपए, उससे आधे दामाद को दे दे तो वो खुद ही ले जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही। देखिए जी, आज का जो ये केस है, ये आम नौयत का केस है और हमारे मुल्क के सादा लोग जिनको ईमान की कमजोरी है, वो इस तरह के लोगों के पास इस कदर फंसते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनके जो जाल है, ये जो इनके एजेंट होते हैं और ये जो छोड़े हुए होते हैं, जो लोग इनके मोइज़े जाके सुनाते हैं और फिर लोगों को घेर घार के लाते हैं, वो फैले हुए होते हैं आम लोगों में और वो ढूंढ रहे होते हैं उन लोगों को जो बेचारे तकलीफ में हों और ज़ईफ़ुल एतक़ाद हों। और ये बड़ा ही आसान है। ये तो खैर कराची है, मैं लंदन गया तो वहाँ पे ये अमलियात वाले बाबे और मौलवी घर घर में फैले हुए हैं, ख़ास तौर पे मैनचेस्टर और उन इलाकों में। और वो इतने अमीर हो गए हैं, पाउंडों में पैसे लेते हैं। और वो पता है, सुबह सुबह कोई खातून जाती है, देख लेते हैं कि सेहतमंद खातून है और उनको पता है ये रात को मुरक्कन खाने खा के फ़ौरन सो जाती है, तो उससे पूछेंगे कि जब सुबह सो के उठती हो तो तुम्हारे सीने में जलन होती है, उधर हाइपर एसिडिटी होती है? उन्हें कहा बिल्कुल जी, मेरा सीने में बहुत सख्त जलन होती है। उन्हें कहा तुम्हारी नंद ने चूल्हे में तावीज़ दबा हुआ है, वो जब चूल्हा जलाती है तो तेरे सीने में जलन होती है। बोला फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में ठीक हो जाती है? वो कहता हाँ ठीक हो जाती है। ज़ाहिर है वो पानी वानी पीती है, नाश्ता करती है, जलन कम हो जाती है। लेकिन वो ऐसा सच्चा हो जाता है बाबा, वहाँ पाउंडों में पैसे ले रहा है। तो अब ये जो सिलसिला है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई ये कोई अमलियात नहीं होते। अच्छा, अब लोग ना इसके फेवर में आते हैं। अब जैसे ये भी आए हैं, वो भी आई है, हमसे भी लोग कहते हैं कि देखें जी जादू तो बरहक है और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है, लेकिन वो बरहक है, पता नहीं कौन सा है। ये तो
गली गली में बंगाली बाबा, जिसने मुंह नहीं धोया वो भी बाबा बना हुआ है, समझ गए ना जी। तो आप लोग इस चीज से इज्तनाब करें। और जहां तक ये मसला है चीटिंग का, ये बिल्कुल चीटिंग है और अक्सर पुलिस क्रैक डाउन करती है इन बाबों के ऊपर। तो भाईजान आपका जो मसला है ये बेसिकली हमारी अदालत का नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आप भी बहन, आप भी अपने इलाके के थाने में ये बाबा जी के खिलाफ दरख्वास्त दे, फिर आपका 154 का बयान होगा, ये सारा बयान करें, वो बाबा जी का रिमांड लेंगे, रिकवरी करेंगे। और ये बाबे क्या करते हैं, एक बाबे को सुना है वो सोल्जर बाजार वाले पकड़ के लाए थे थाने वाले, तो उसने लॉकअप में को आग लगा दी थी बड़े अमलियात से। अब वो सच्ची बात है झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बंदे बता रहे थे कि उसने कर दिया। तो देखते हैं बाबा जी लॉकअप में कौन सी आग लगाते हैं। तो आपका कॉग्निजेबल केस है पुलिस का, और हम ये पुलिस वाले केसेस डील नहीं करते, हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है। बहरहाल आपका जेन्युइन केस है, आप इसको ज़रूर पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि इस तरह के जो बाबे हैं इनका धंधा बंद हो, अदालत बर्खास्त हो। पहले आपकी अपनी टैक्सी थी, आप वो टैक्सी चलाते थे, उस टैक्सी से आमदनी कुछ कम होती थी, वो पुरानी टैक्सी पुरानी थी, उसको फिर आपने बेच दिया, फिर आपने एक नई टैक्सी ले ली, उससे आमदनी बढ़ गई, थोड़ी सी बेहतरी आई, पहले से बेहतर हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? टैक्सी में कंटिन्यू चला रहे थे, तो उस दौरान किससे मुलाकात हो गई? हम दोनों की एक ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे पढ़ें तो सही, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, क्योंकि मैं अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैं ये चाहता था कि अखराजात जितने कम हों वो मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन मेरी बेगम की ये ज़िद थी कि नहीं, हमारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। अब के लिए मैं इतनी वो कर सकती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो इनकी बेटी को यहाँ पे हमारे पास भिजवा दें, मैं उनको पढ़ा दिया करूँगी, और साथ ही ये करूँगी कि जो भी घर का काम वगैरह होगा वो भी कर लिया करेंगी। लेकिन इसके एवज़ में जो है मैं आपको 5-6 हज़ार रुपये जो है ना वो और दे दिया करूँगी। मेरे लिए मेरी औलाद शहजादियों की जैसी, शहजादों के जैसा मेरा बेटा, कौन अपने बच्चों को इतनी सी उम्र में काम करवाता है? पहले तो आपने उसको काम के लिए रख लिया, उसके बाद आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, आप कभी उसको थप्पड़ मार देते हो, फिर बच्ची घर पर आई, एक दिन उसकी छुट्टियां पूरी कटी हुई है,